नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा के बारे में बात करेंगे। एनोवा क्या होता है? एनोवा जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, एनोवा का फुल फॉर्म है, ये एब्रीवेशन है एनोवा। AN स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, O स्टैंड्स फॉर ऑफ एंड VA स्टैंड्स फॉर वेरिएंस। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ही एनोवा कहलाता है। एनोवा का जिन्होंने दिया था वो स्टैटिस्टिशियन रोनाल्ड फिशर कहलाते हैं। इन्होंने एनोवा क्रिएट किया था और इन्होंने जो एनोवा बताया, एनोवा एक रेशियो है बिटवीन दी मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन, इसके बीच में अनुपात है। ये मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन और विद इन क्या होते हैं? यही वेरिएंसेस हैं, ये दो वेरिएंसेस हैं और इन दोनों वेरिएंस के बीच में जो अनुपात है वो एनोवा कहलाता है। ये वेरिएंस क्या होता है? जैसा आप जानते हैं वेरिएंस क्या होता है, देखिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, इसका अंडर रूट कर दीजिए, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं कि कुछ स्कोर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। स्कोर्स से हम डेविएशंस लेते हैं, डेविएशंस का सिग्मा करते हैं, मतलब हम यहाँ पे डेविएशंस निकालेंगे D1 D2 x माइनस m करके, है ना, D3 और Dn, और सारे सिग्मा D निकाल लेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर्स निकाल लेंगे, इनके डी स्क्वायर सबके को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सबको स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा और इसको n से भाग दे देंगे और अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मध्यमान से विचलन के। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर्स के या प्राप्तांकों के उनके मध्यमान से विचलन के वर्ग के औसत को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये स्कोर्स हैं, इनका मध्यमान से विचलन निकाला, विचलनों का वर्ग किया, वर्ग का योग किया और n से भाग दिया तो औसत आ गया, और उसका वर्गमूल, वर्ग का औसत नहीं बल्कि वर्ग के औसत का वर्गमूल, वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएंस बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अंडर रूट नहीं करिए, अगर जैसे इसको अगर आप और सिंपल करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अंडर रूट हट जाएगा जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो यही, क्योंकि ये इसके बराबर है तो वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। मतलब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के वो वैल्यू है जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय अंडर रूट करने से पहले आती है, इतनी वैल्यू जो स्टैंडर्ड वेरिएंस कहलाता है। अब फिशर ने एक तरीका निकाला जिसको उन्होंने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा। तो यहाँ ये दो तरीके के वेरिएंस इन्होंने बताए कि जब हमारे पास कुछ स्कोर्स होते हैं तो उनमें दो तरीके के वेरिएंस मिलते हैं। देखिए कैसे होता है। एक ग्रुप मान लीजिए 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है। ग्रुप 1 में एक x1 x2 x ऐसे रखते हैं, x1 x2 x3 x4 एंड xn, ठीक है। ग्रुप 2 में x1 x2 x3 x4 xn, मतलब जो भी हमारे पास हैं x1 x2 x3 x4 और xn, ठीक है। हमारे पास ये स्कोर्स हैं, स्कोर 1 से लेकर के n तक ये स्कोर्स हैं, ठीक है। इन सब का मीन 1 हमारा कहलाएगा जब हम इस ग्रुप का मीन निकाल लेंगे। इन सब का मीन 2 कहलाएगा, इन सब का मीन 3 कहलाएगा। अब एनोवा क्या करता है? ये पता करता है कि ये तीनों मध्यमान में जो अंतर है वो सार्थक है या बाई चांस है। एनोवा टी टेस्ट क्या करता है? केवल दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता की जांच करता है। एनोवा क्या करता है कि 2 से 2 के बीच में तो कर ही सकता है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 से अधिक भी अगर मध्यमान है, 3 है 4 है 5 है 6 है 10 है, कितने भी है, उनके बीच में अंतर सार्थक है या नहीं है, इस सार्थकता की जांच एनोवा करता है। तो जब 2 से अधिक मध्यमान होते हैं तो हम टी टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एनोवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये मध्यमान है
इन तीनों मध्यमानों को लेकर के अगर हम एक मध्यमान निकाल दें तो ये मीन कंबाइंड कहलाएगा, ये मीन पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, मीन कंबाइंड कहलाएगा। आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हम क्या करते हैं, मीन x माइनस एम करते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये निकाल सकते हैं कि ये x हो गए, ये मध्यमान हो गया। ठीक है, सभी ये इनके स्कोर्स के साथ में निकाल सकते हैं, ये स्कोर्स इनके साथ में निकाल सकते हैं। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं तो एक वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। तो एक वेरिएंस तो ये वाला, ठीक है, एक वेरिएंस यहाँ पे निकाला जा सकता है। ठीक है, एक वेरिएंस आप देखिए कि यहाँ पे मीन कंबाइंड और मीन 1, मीन 2, मीन 3, इनमें जो डिफरेंस है इसको x मान लीजिए। अब मीन को बजाय इनको हम क्या मान लें, x, और ये इनका मीन है। तो इनके बेसिस पे इनका जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे एक वेरिएंस हम और पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वेरिएंस हो गया। ठीक है, ये जो वेरिएंस है ये वेरिएंस कहलाता है विद इन, मतलब ग्रुप्स में विद इन, ग्रुप के अंदर अंदर, मतलब ये ग्रुप है और ये स्कोर्स है, ये ग्रुप है, ये स्कोर्स है, तो विद इन दी ग्रुप्स एक वेरिएंस हो गया। और ये वेरिएंस आप देखें तो ग्रुप्स के बीच में, बिटवीन दी ग्रुप्स, ये वेरिएंस कहलाता है बिटवीन। ठीक है, तो ये जो वेरिएंस है पहला वाला, इसको यहाँ पे एनोवा में नाम दिया गया MSW विद इन, और इसको नाम दिया गया मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। ठीक है, तो ये बिटवीन हो गया और ये विद इन हो गया। फिशर ने कहा कि अगर ये मध्यमान एक ही जनसंख्या से ली गए ग्रुप्स या समूहों से निकाले गए हैं, मतलब एक ही जनसंख्या से हमने 3 सैंपल्स लिए और रैंडमली लिए हैं हमने, और उनसे ये हमने निकाले हैं, तो इसका मतलब ये मध्यमानों में जो अंतर है वो बाई चांस तो हो सकता है, वो अंतर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए अगर एक ही जनसंख्या से लिए गए हैं। अलग अलग से लिए गए हैं, अलग अलग हैं, तो अंतर सार्थक होगा। तो इसका पता ऐसे किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे समूह लिए जाएं, ठीक है, और सभी समूहों में बहुत बड़े बड़े वो सैंपल्स लिए जाएं, सभी समूहों के जो सैंपल्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हों और समूहों की संख्या भी बहुत अधिक हो, तो अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें, यहाँ का जो वेरिएंस है और यहाँ का जो वेरिएंस है, इन दोनों के बीच में जो F रेशियो है, F रेशियो वो 1 के बराबर आना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है, ये 1 कब आएगा, जब ये नंबर भी इनफाइनाइट हो और नंबर ऑफ सैंपल्स भी इनफाइनाइट हो, तब एक आए। जैसे जैसे ये कम होता चला जाता है तो ये वैल्यू तब 1 से ज़्यादा होने पे सिग्निफिकेंट हो जाएगी, छोटे बड़े बड़े अगर इनफाइनाइट तक है। लेकिन जैसे जैसे समूहों की संख्या और समूहों में n की संख्या कम होती चली जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि f की वैल्यू भी ज़्यादा आती चली जाती है, कि उतनी f की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी सिग्निफिकेंट होने के लिए। तो ये हमें f रेशियो की एक f टेबल किताबों में दी रहती है, उसमें देखना पड़ता है कि हमारी टेबल वैल्यू क्या है और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है। और जैसे t को हम इंटरप्रेट करते हैं, वैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं कि अगर f की वैल्यू टेबल वैल्यू के बराबर या उससे अधिक है तो समूहों के मध्यमान में अंतर सार्थक माना जाता है, और टेबल वैल्यू से अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी f की कम है तो इन समूहों में जो अंतर है वो बाई चांस माना जाता है। तो इस प्रकार से f रेशियो का इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक समूहों के मध्यमानों में अंतर की सार्थकता की जांच एक साथ करने के लिए किया जा सकता है। मतलब अगर 5 मध्यमान हैं तो पांचों सार्थक रूप से भिन्न हैं या नहीं हैं ये पता कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी 2 भिन्न होंगे तो f रेशियो सिग्निफिकेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब में भिन्नता होगी आपस में। अगर f रेशियो सिग्निफिकेंट आ जाता है तो फिर हमें उसके बाद एक टेस्ट लगाना पड़ता है, पोस्ट हॉक टेस्ट कहलाता है, जिसमें कि फिर t लगाया जाता है।
है ना। जैसे यहाँ पे 3 टी लगेंगे अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाता है, तो मीन 1 डिफरेंस मीन 2 के लिए 1 टी लगेगा, मीन 1 डिफरेंस मीन 3 के लिए दूसरा टी लगेगा, और मीन 2 मीन 3 के लिए, मीन 2 डिफरेंस मीन 3 के लिए तीसरा टी लगेगा। इस प्रकार से अगर सिग्निफिकेंट आ जाता है तो पोस्ट हॉक टेस्ट लगाते हैं हम, और उसके द्वारा हम फिर दो मध्यमानों के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच कर लेते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है एनोवा। अब मैंने यहाँ टर्म इस्तेमाल किया 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, 3 वे एनोवा। 1 वे एनोवा मैंने लिखा है, तो ये क्या होता है देखिए, 1 वे एनोवा और 2 वे एनोवा, 3 वे एनोवा में क्या फ़र्क है। देखिए रिसर्च में हम क्या करते हैं, हमारे पास आईवीज होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और डीवी होता है, ठीक है। तो एनोवा इस्तेमाल किया जाता है, 1 वे एनोवा इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास 1 आईवी होता है और 1 डीवी होता है। जैसे हम अलग अलग मेथड्स में देखना चाहते हैं कि मेथड ए को ए से पढ़ाएं, बी से पढ़ाएं, सी से पढ़ाएं, डी से पढ़ाएं, तो किस से पढ़ाने से एकेडमिक अचीवमेंट बेहतर होता है। तो मेथड वेरिएबल हो जाएगा ए, ठीक है। 4 मेथड्स 4 वेरिएबल नहीं है, मेथड ऑफ टीचिंग एक वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है कि ए ग्रुप को हमने ए मेथड से पढ़ा है, बी को बी मेथड से पढ़ा है, सी को सी मेथड से पढ़ा है, डी को डी मेथड से पढ़ा है। तो ये 4 वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल मेथड ऑफ टीचिंग कहलाएगा। और ये वेरी कर रहा है क्योंकि अलग अलग तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, है ना, मैनिपुलेट कर रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग को, तो वो आईवी वो कहलाएगा मेथड ऑफ टीचिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डीवी क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। एकेडमिक अचीवमेंट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो जैसे और भी हो सकता है, मान लीजिए इंटेलिजेंस का हम इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। और हम मान लीजिए एचसीएस का इफेक्ट देखते हैं, और हम मान लीजिए देखना चाहते हैं कि सेक्स का, जेंडर का इफेक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। और इफेक्ट हम देखना चाहते हैं एकेडमिक अचीवमेंट पे, एकेडमिक अचीवमेंट पे। तो अगर इंटेलिजेंस का एकेडमिक अचीवमेंट पे खाली इफेक्ट देखना है तो 1 वे एनोवा लगेगा। एचसीएस का केवल एक का देखना है एकेडमिक अचीवमेंट पे, 1 वे एनोवा लग जाएगा। जेंडर का देखना है केवल एक का, तो 1 वे एनोवा लग जाएगा। 2 वे एनोवा में ये आईवीज हैं, ठीक है, और ये डीवी है। 2 वे एनोवा में क्या होता है, 2 आईवी हो जाते हैं और 1 डीवी हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक एंड एचसीएस का इफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट पे। तो यहाँ पे 3 तरीके से इफेक्ट देखा जा सकता है 2 वे एनोवा में, है ना। इंटेलिजेंस का एकेडमिक अचीवमेंट पे, एचसीएस का एकेडमिक अचीवमेंट पे, और इंटेलिजेंस एंड एचसीएस के इंटरेक्शन का एकेडमिक अचीवमेंट पे इफेक्ट। मतलब अगर हम इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, और इसको डी नाम दे दें, तो 2 वे एनोवा में हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन डी, इफेक्ट ऑफ बी ऑन डी, और इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी ऑन डी, ये 2 वे एनोवा में हो जाएगा, ठीक है। 3 वे एनोवा में क्या होगा, 3 वे एनोवा में 3 वेरिएबल्स हमारे आईवीज हो जाते हैं और 1 डीवी रहता है। तो यहाँ पे हम इफेक्ट इसका देख सकते हैं, ए का इफेक्ट देख सकते हैं डी पे, बी का इफेक्ट डी पे देख सकते हैं, सी का इफेक्ट डी पे देख सकते हैं, ए इंटू बी का इंटरेक्शन इफेक्ट डी पे देख सकते हैं, ए इंटू बी वो ए इंटू सी का इंटरेक्शन इफेक्ट डी पे देख सकते हैं, बी इंटू सी का इंटरेक्शन इफेक्ट डी पे देख सकते हैं, और ए इंटू बी इंटू सी का इंटरेक्शन इफेक्ट डी पे देख सकते हैं। तो ये फर्क, ये चीज़ें होती हैं 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, 3 वे एनोवा। 4 वे एनोवा हो जाएगा तो 4 डीवी हो जाएंगे, 5 वे एनोवा हो जाएगा तो 5 डीवी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एनोवा के लेवल्स बढ़ते चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि 1 वे एनोवा लगाया कैसे जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे लगाते कैसे हैं, देखिए स्टेप्स क्या हैं 1 वे एनोवा के। पहला स्टेप है, ध्यान से देखिए, करेक्शन टर्म सी निकालना पड़ता है। सी का मतलब होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है, ठीक है। इनके स्कोर्स हैं x1, x2, x3, x4, x5, xn, ये कहलाएंगे इनके x1, x2, x3, x4, x5 और xn,
यहाँ पे x2, x3, x4, x5, x2, x1, x1, x2, x3, x4, x5 और xn, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कोर्स आ गए। तो इसका सिग्मा x आ जाएगा, यहाँ सिग्मा x आ जाएगा और यहाँ सिग्मा x आ जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा x ए के लिए आ जाएगा, मान लीजिए ए वेरिएबल ए ग्रुप कर दिया हमने, इसको बी के लिए कर दिया, इसको सी के लिए कर दिया, या 1 2 3 करते हैं, कुछ भी करते हैं। इन तीनों का अगर आप टोटल कर देंगे तो सिग्मा x आ जाएगा। ये सिग्मा x का जब होल स्क्वायर कर दोगे और n मान लीजिए सभी में 5 सदस्य हैं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे 6 मान लेते हैं, अगर ये छठा है तो 6 सदस्य हैं तो n की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाय 18 जितने भी टोटल n है, n1 प्लस n2 प्लस n3। दूसरे स्टेप में क्या आता है कि हम SST कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, ठीक है। देखिए SS सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा x स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे इनके ये x स्कोर्स हैं तो इनका x स्क्वायर निकाल लेते हैं, सिग्मा x1 का स्क्वायर, सिग्मा x2 का स्क्वायर, है ना, सबकी स्क्वायर वैल्यूज, ठीक है। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। तो ये x कहलाएंगे और यहाँ पे हमने x स्क्वायर निकाल लिया, ये x कहलाएंगे, x स्क्वायर निकाल लिया, ये x कहलाएंगे, ये x स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। जो भी वैल्यूज आई इन सब का हमने क्या किया, टोटल कर दिया, ठीक है। इन सब का हमने टोटल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा x स्क्वायर आ जाएगा, इनका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा x स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा, मान लीजिए इसको हमने a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, और ये सिग्मा x स्क्वायर आ जाएगा c। अब इनका अगर टोटल कर देंगे, सिग्मा x स्क्वायर a प्लस सिग्मा x स्क्वायर b प्लस सिग्मा x स्क्वायर c, इनका टोटल सिग्मा x स्क्वायर कहलाएगा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे सिग्मा x स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसमें से करेक्शन टर्म घटा दिया जाएगा जो ऊपर कैलकुलेट किया है। उसके बाद आता है एक चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन SSB। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समेशन सिग्मा xi का होल स्क्वायर अपॉन ni। ni का मतलब यहाँ पे xi और i जो लगा हुआ है ni में, i का मतलब होता है एथ, है ना। सिग्मा x एथ मतलब पहला जो समूह है ना, ये वाला सिग्मा x i का होल स्क्वायर, ये वाला सिग्मा x i 1 और इसका n ये 1 कहलाएगा, ठीक है। ये सिग्मा x1 कहलाएगा, ये n1 कहलाएगा। ये सिग्मा x2 इसका स्क्वायर और सिग्मा x3 इसका स्क्वायर, और इसका n1 और इसका n2 और इसका n3 कहलाएगा। तो पहले वाले के लिए कैसे बनेगा, मान लीजिए हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 प्लस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर अपॉन n3, तीनों समूहों का अलग अलग, है ना। और इसमें से माइनस करेक्शन टर्म बता देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू SST आ जाएगी, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर टोटल आ जाएगा। अगला स्टेप आता है सम ऑफ स्क्वायर विद इन। सम ऑफ स्क्वायर विद इन को निकाला जा सकता है सम ऑफ स्क्वायर टोटल, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। सम ऑफ स्क्वायर टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। ये सम ऑफ स्क्वायर टोटल आप निकाल चुके हैं, ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन निकाल चुके हैं। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल देकर के बताया था, तो जो वेरिएंस विद इन मिल रहा था, ठीक है, वो वेरिएंस उसका टोटल और जो बिटवीन मिल रहा था उसका टोटल बराबर होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना। सॉरी, वेरिएंस का नहीं, वेरिएंस तो होता है सम ऑफ स्क्वायर्स का एवरेज। सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है इसको समझ लीजिए, तब आप आगे समझ पाएंगे कि सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है। देखिए
सम ऑफ स्क्वायर, ये एस एस, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होते हैं, ये कहलाता है x माइनस एम पर का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा ये d कहलाता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं d का स्क्वायर। d ये पहला वाला x हो गया, फिर अगला निकालते जाएंगे, फिर अगला निकालते जाएंगे, फिर अगला निकालते जाएंगे, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे d स्क्वायर आ जाएंगे। तो इनका जो सम है वो सिग्मा सम ऑफ स्क्वायर कहलाता है। ये सम ऑफ स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स हैं, ये सम है। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर्स ये हैं डेविएशन का स्क्वायर, और इनका सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल हमेशा होता है, अनुवाद में एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर एस एस टी बराबर होता है एस एस बी प्लस एस एस डब्ल्यू। दो सोर्स होते हैं ना, आपको बताया वनवे अनुवा में आपने देखा, दो सोर्स होते हैं। एक तो विद इन होता है कि हर एक स्कोर अपने मध्यमान से विचलित होता है, उसके बेसिस पे सम ऑफ स्क्वायर निकाला जा सकता है। दूसरा, हर एक मध्यमान अपने कंबाइंड मीन से विचलित होता है, वो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कहलाता है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो वो सम ऑफ स्क्वायर टोटल होता है। सम ऑफ स्क्वायर टोटल क्या होता है, जैसे आपको बताया था ना कि x1 से xn तक यहाँ पे पहला ग्रुप है, ठीक है। तो इसके हमने यहाँ पे पहला, जैसे x1, x2, x3 ये स्कोर्स हैं, x1, x2, x3, x1, x2, x3, ये मीन 1 आ गया, ये मीन 2 आ गया, ये मीन 3 आ गया। यहीं पे हमने बताया था मीन पॉपुलेशन, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस है, इसके बेसिस पे सम ऑफ स्क्वायर निकलेगा, वो विद इन कहलाएगा। इनमें जो डिफरेंस है, इसके बीच पे जो सम ऑफ स्क्वायर निकलेगा, वो बिटवीन कहलाएगा। और देखिए x अपने पॉपुलेशन मीन से डेविएटेड है, x2 भी पॉपुलेशन मीन से, x3 भी, ये सारे अपने पॉपुलेशन मीन से भी डेविएटेड हैं। इनके बेसिस पे जो सम ऑफ स्क्वायर निकलेगा, वो सम ऑफ स्क्वायर टोटल कहलाएगा। तो इनके बेसिस पे स्कोर और मीन पॉपुलेशन, उनमें जो डिफरेंस है, उसके बेसिस पे जो वेरिएंस निकलेगा, वो एसएसटी कहलाता है। मीन और समूह के स्कोर्स और समूह के मध्यमान के बीच में जो डिफरेंस है, उसके बीच पे, उसके बेसिस पे जो निकलता है, वो सम ऑफ स्क्वायर विद इन कहलाता है। और मीन्स और पॉपुलेशन मीन्स के बीच में जो डिफरेंस है, उसके बेसिस पे जो वेरिएंस, वो सम ऑफ स्क्वायर निकलता है, वो एसएसबी कहलाता है। और एसएसबी इसके टोटल के बराबर होता है। ये चीज़ यहाँ पे है। तो जब हमने एसएसटी और एसएसबी निकाल लिया है, तो एसएसडब्ल्यू हम एसएसटी माइनस एसएसटी करके निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करते हैं, वन वे अनुवाद के लिए इन वैल्यूज को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक समरी टेबल बनाते हैं, ठीक है। समरी टेबल में देखिए, जो ये सोर्स है, मैंने अभी आपको बताया थे, दो सोर्सेज होते हैं और इन दोनों का टोटल एसएसबी और एसएसडब्ल्यू, इनका टोटल एसएसटी के बराबर होता है। तो ये सोर्स हो गए वेरिएंस के, दो सोर्स हैं और उनका टोटल। यहाँ पे एसएस कैलकुलेट जो हमने किया है इस फॉर्मूले से, यहाँ पे एसएसबी कैलकुलेट किया हमने, वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। एसएसडब्ल्यू कैलकुलेट किया, वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। और एसएसटी कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे रख देंगे। फिर इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है k-1। जैसे 3 समूह हैं मान लीजिए, तो 3-1 2 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एसएसडब्ल्यू बराबर होता है n-k। अभी एग्जांपल लिया मैंने, जैसे उसमें बताया कि 18 है n टोटल, तो 3 ग्रुप्स हैं, तो 18 में से 3 घटा दीजिए तो 15। इस केस में 15 हो जाएगा। ये मतलब आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में n क्या है, उसमें से समूह की संख्या घटा देते हैं। और एसएसटी का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1। तो एसएसटी के डिग्री ऑफ फ्रीडम में n-1 का मतलब n 18 है -1, तो इसका मतलब 17 इस केस में, जो अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो इनका जो टोटल है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम एसएसबी का, डिग्री ऑफ फ्रीडम एसएसडब्ल्यू का, डिग्री ऑफ फ्रीडम एसएसटी का, ये दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का टोटल इसके बराबर आना चाहिए। अगर इतना आता है तो आप चेक करके देख लीजिए, अगर आता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने सही रखी है। फिर उसके बाद एमएस निकालते हैं। एमएस का मतलब होता है मीन, और मीन हमेशा कैसे निकाला जाता है, आपने देखा होगा छोटे ग्रुप में मीन कैसे निकालते हैं,
है ना, या एवरेज वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, या चीज़ों को एक्यूरेसी लाने के लिए n-1 कर देते हैं, ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन n, ठीक है, इसको सिग्मा एक्स अपॉन DF से भी निकाला जा सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हम यही करते हैं। स्मॉल ग्रुप में जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो क्या करते हो, स्मॉल ग्रुप में स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है सिग्मा d² अपॉन n-1 का अंडर रूट, तो ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो यहाँ पर भी जब हम MSB, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ही है ना, ये का एवरेज ले रहे हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर लेते समय जब छोटे समूह के लिए हम यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी सम ऑफ स्क्वायर के लिए निकालते समय डिग्री ऑफ फ्रीडम ही लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो MSB कैसे निकलेगा, SSB डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1। MSW कैसे निकलेगा, SSW की जो वैल्यू आपने निकाली उसमें n-k कर देंगे, उसका जो डिग्री फ्रीडम आएगा उससे भाग दे देंगे, तो ये इसका MSW आ जाएगा। और F रेशियो आपको बताया था, ये होता है MSB डिवाइडेड बाय MSW, तो ये MSB डिवाइडेड बाय MSW करके F निकाल देंगे, ठीक है। अब F निकालने के बाद जो F रेशियो की वैल्यू आती है उसको हमें देखना पड़ता है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो सिग्निफिकेंस हम दो लेवल पे देखते हैं, 0.05 पे देखते हैं और 0.01 पे देखते हैं। वो कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप अगर अपनी किताबों में देखेंगे तो एक F टेबल दी गई है, ठीक है, F टेबल निकाल लीजिए तो बड़े आसानी से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए ये इस किताब में ये F टेबल दी गई है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं, ठीक है, ये दिया गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ग्रेटर मीन स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्मॉलर मीन स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेटर मीन ऑफ स्क्वायर में SSB आता है जनरली, ठीक है। तो SSB का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है SSB के लिए, तो हम 2 पे इस केस में जो भी हो आपके जितने समूह हैं उनकी संख्या से 1 घटा करके डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे देखेंगे ये बिटवीन के लिए, और विद इन के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे कितना n के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, n-k कितना है। अब यहाँ पे जैसे n-k 17 था, मान लेते हैं 18 में से, सॉरी 17 नहीं था, 18 में से 3 घटाया था तो 15 आया था। तो 15 और 2 के लिए जो टेबल वैल्यू है वो लाइट और डार्क आप देख रहे हैं, लाइट जो वैल्यू है वो बताती है, वो वैल्यू है 0.05 के लिए और डार्कर वैल्यू 0.01 के लिए है। ये टेबल वैल्यू है। अब टेबल वैल्यू हमने देख ली 0.01 के लिए, 0.05 के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से या उसके बराबर या उससे अधिक है तो अंतर सार्थक है मध्य मानों में, और उससे कम है तो असार्थक है, ठीक है। 0.05 के लिए जो टेबल वैल्यू है तो हम ये कह सकते हैं कि 0.05 के लेवल पे, 0.01 के लिए जो टेबल वैल्यू है उतना या उससे अधिक है तो 0.01 पर भी अंतर सार्थक हो जाएगा। यहाँ हाइपोथेसिस किस तरीके की होती है ना, यहाँ पे हाइपोथेसिस मीन वही है, हाइपोथेसिस HO क्या होगी यहाँ पे, मीन 1 इक्वल टू मीन 2 इक्वल टू मीन 3, ठीक है। मतलब मीन 1 इक्वल टू मीन 2 इक्वल टू मीन 3, मीन 1 मीन 2 मीन 3 बराबर है। मतलब बराबर से मतलब आइडेंटिकल नहीं है, बराबर से मतलब उनमें जो अंतर है वो बाई चांस है, वास्तविक अंतर नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी, मीन 1 इज नॉट इक्वल टू मीन 2, म्यू 1 म्यू बोलते हैं इसको, एंड नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब दोनों में मतलब अंतर यहाँ पे सार्थक अंतर नहीं है, सभी मध्यमानों में अंतर सार्थक नहीं है, तीनों मध्यमानों में अंतर सार्थक नहीं है, यहाँ तीनों मध्यमानों में अंतर सार्थक है। अगर वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो नल हाइपोथेसिस हमारी सार्थक है, सार्थक अंतर नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और टेबल वैल्यू से कम आती है तो सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट बदल जाएगा कि अगर टेबल वैल्यू से अधिक आती है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि समान नहीं है, इसका मतलब अंतर सार्थक है, बात वही होगी। तो अगर इससे टेबल वैल्यू इससे ज़्यादा आती है तो हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है
कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि अंतर है, वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब अंतर वास्तव में है, इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो गई। टेबल वैल्यू से कम आ रही है तो जो हाइपोथेसिस हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।